हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का बायोलॉजी पढ़ेंगे और अध्याय 10 होगा। आज लेक्चर दूसरा होगा क्योंकि इसके पहले वाला जो लेक्चर हम डाले हैं वो पहला, आज का लेक्चर दूसरा होगा। ठीक है ना? तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि आज क्या पढ़ना है। क्लास 11 बायोलॉजी, इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर जो होगा 10, ठीक है। कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग को जानना है। इसके बारे में जो प्रथम जो टॉपिक था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। आज का जो टॉपिक है, आज जो टॉपिक जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो सूत्री विभाजन अवस्था है। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है सूत्री विभाजन अवस्था, या इसे एम प्रवस्था भी कहते हैं। कैपिटल एम प्रवस्था भी कहते हैं। ये आप लोग का किताब के हिसाब से 10.2 का ये पॉइंट होगा। ठीक है ना। इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद तब जा करके इसको हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और कौन सी कोशिका कब विभाजन करती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आपको देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी परिभाषा क्या आती है। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक क्या आती है? सर्वाधिक एक नाटकीय अवस्था होती है। ठीक है ना। एक कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। ठीक है ना। ये क्या होती है? एक कोशिका चक्र की, ठीक है ना, एक कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय क्या होती है? वो अवस्था होती है जो इसके नाटकीय का मतलब क्या करना है? एक कॉपी करना। ठीक है ना। नाटकीय का मतलब क्या होता है? एक कॉपी करना, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका के सभी घटकों का क्या होता है? पुनर्गठन होता है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का पुनर्गठन होता है। क्या होता है? गठन होता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है? एक कोशिका चारों ओर बिखरी हुई रहती है। ठीक है ना। और इस अवस्था में क्या होता है कि इनके जितने संगठन है, जितने कोशिका बिखरी हुई रहती हैं, एक कोशिका आपस में क्या होंगे? इकट्ठा होकर एक कोशिका का क्या करते हैं? रूप धारण करती है। उसी कारण जिसमें कोशिका के सभी घटकों का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। फिर से इसमें क्या हो जाएगा? वह गठन होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें कोई जनक हो या संतति, ठीक है ना। इसमें जनक हो या संतति दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब जब ये संगठन होता है तो ठीक है ना, इसमें मान लीजिए कोई जनक या संतति कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। गठन होता है जिसमें जनक हो या संतति दोनों की गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, जिसमें जनक हो या संतति उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? वह समान होती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सम विभाजन के नाम से जानते हैं। समान होने के कारण इसे क्या कहते हैं? सम विभाजन। इसे
समविभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसे समविभाजन के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यदि पूछ ले कि समविभाजन किसे कहते हैं तो समविभाजन किसे कहते हैं, यही डिफिनेशन आपको लिखना होगा। वह जनक हो या संतति, उन दोनों के क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, समान होती है। एक समान दिखती है और एक समान होती भी है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, समविभाजन कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए इससे भी इजी प्रोसेस किया गया ताकि इसको हम समझ सकें और इसके बारे में हम लोग जान सकें। इसको समझने के लिए और इससे आसान भाषा में क्या कह दिया गया, इसको कई भागों में बांट दिया गया ताकि कई खंडों में इसको बांट देंगे तो हम इसके बारे में आसानी से जान सकते हैं कौन किस अवस्था में कब क्या कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग को जानने के लिए सबसे आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं इसमें कितने वर्गों में इसको बांटा गया है और कौन कौन से वर्ग में इसको रखा गया था, उसके प्रत्येक वर्गों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बस वीडियो के साथ आप बने रहिए, प्रत्येक पॉइंट को हम क्लियर कराएंगे। इसको देखिए कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है ना, इसको 4 वर्गों में बांट दिया गया। यहाँ पर जो हम बांट रहे हैं आपको इस बोर्ड पे देखिएगा, इसको 4 वर्गों में हम क्या करेंगे, इसको बांट देते हैं। अब इसको 4 वर्गों में बांटने का मतलब ये होता है कि 4 वर्गों में जैसे हम बांटे हैं तो इस समझने के लिए सबसे एक आसान तरीका है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से अवस्था में कौन सी कोशिका विभाजन होती है और कौन सी अवस्था में कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो देखिए प्रथम जो होगा पूर्वावस्था होगा। ठीक है ना, प्रथम जो होगा पूर्वावस्था होगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं प्रोफेसिस। क्या कहते हैं इसमें, प्रोफेसिस कहते हैं। दूसरा जो होगा वो हो गया मध्यावस्था। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, मध्यावस्था हो गया। ठीक है ना, इसको कहते हैं मेटाफेसिस। ठीक है ना, 3 नंबर में आपका पॉइंट आएगा पश्य अवस्था होता है। ठीक है ना, पश्य अवस्था, पश्य अवस्था। ठीक है ना, और एक क्या होता है, एक होता है अंत्य अवस्था। तो पश्य अवस्था को क्या कहते हैं, एनाफेसिस। ठीक है ना, इसको भी लिख देते हैं एनाफेसिस। और एक होता है अंत्य अवस्था, अंत्य अवस्था। ठीक है ना, इसको अंत्य अवस्था को हम क्या कहते हैं, टेलोफेसिस। ठीक है ना, टेलोफेसिस कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इन सब का नाम हम यहाँ पर नोट कर दिया और इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से क्या करेंगे, जानेंगे। तो इसको विस्तार से जानने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मतलब इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट है, किस प्रकार कोशिका विभाजन होती है, इन सब के बारे में हमको जानना होगा। सर्वप्रथम अगर यदि पहले को देखा जाए, पूर्वावस्था का मतलब क्या होता है, पूर्वावस्था किसको पता है, बताओ पूर्वावस्था का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है किसी को पता, बताओ पूर्वावस्था का मतलब क्या होता है, बताओ भाई पूर्वावस्था किसे कहते हैं। ठीक है ना, अगर यदि इसका परिभाषा लिखा जाए, ठीक है ना, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, पूर्वावस्था जो होता है सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव होता है। पूर्वावस्था जो होता है सूत्री विभाजन का क्या होता है, पहला अवस्था होता है। सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव होता है, यानी जब भी कोशिका विभाजन होने की स्टार्ट करेगी तो यही से स्टार्ट करना प्रारंभ करती है, यानी शुरुआत उसका कहां से होता है, पूर्वावस्था के पहले स्टेज से ही होता है। इसीलिए इसको कहा गया सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव यही होता है जहां से कोशिका विभाजन होती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में डीएनए के नए गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है ना, डीएनए के नए गुणसूत्र बनते हैं।
ठीक है ना। जब ये प्रथम क्रिया पूरा हो जाएगा तो उसमें क्या बनेगा, डीएनए का एक नया गुणसूत्र बनता है, ठीक है ना। और वही गुणसूत्र आगे चल करके एक नए संतति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसको हम पॉइंट वाइज कर देते हैं। आप लोग चाहिएगा तो इसको मतलब लाइन बाय लाइन मिलाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज कर देता हूँ ताकि छोटा भी हो जाएगा और आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट वाइज कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसमें देखिए, एक जो डीएनए होते हैं क्या होते हैं, एक गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ये आपस में क्या होता है, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये लेकिन आपस में क्या होते हैं, या जुड़े हुए रहते हैं। यही कारण होता है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इमेज के साथ भी बनाकर बताएंगे दोस्तों, बस घबराने की बात नहीं, इमेज भी दिखाएंगे और ये परिभाषा भी दिखाएंगे। तो यह किसके द्वारा, एक आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, यही कारण है कि यह स्पष्ट दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। तो पूर्वावस्था की ये क्या है, पहचान है। वह गुणसूत्र की संख्या बनती है लेकिन वह आपस में जुड़ी हुई रहती है, लेकिन वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है कि किसकी संरचना कौन से कहां से है और कहां से इसको हम समझ सकते हैं। तो यही पूर्वावस्था की पहचान है, ठीक है ना। ये क्या है, पूर्वावस्था की यह पहचान है, पूर्वावस्था की यही पहचान है, ठीक है ना। अब इसको हम इमेज के साथ भी समझेंगे और इमेज में भी देखेंगे कौन सी गुणसूत्र कहां से जुड़े हुए रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, इसके साथ भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। आई होप कि ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको हम चित्र के द्वारा मतलब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब चित्र में भी देखते चलिए कि चित्र में किस प्रकार का ये होता है। चलिए आइए देखिए, हम चित्र भी बनाते हैं। थोड़ा सा इधर हम बनाएंगे चित्रों, क्योंकि ये अभी मिटाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को लिखना है। तो चित्र भी मतलब बना देते हैं और इसको आप लोग लिख लीजिए भी, ठीक है ना। तो देखिए पहला चित्र हमने यहाँ पर बना दिया और एक चित्र हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें दो चित्र की आवश्यकता होगी और दोनों चित्रों को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम देखिए इसमें हम क्या करें, एक और वृत्त बना देंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो हमारा पहला क्या है, सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। पहला पड़ाव कहां से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। इस अवस्था में डीएनए के नए गुणसूत्र बनते हैं। अब यहां से क्या होगा, ये जो पॉइंट पड़ा है, अब यहां से डीएनए का एक नया गुणसूत्र बनेगा। देखिए किस प्रकार बनता है, मान लीजिए कि यहां से गुणसूत्र ऐसे बन गया, फिर यहां से गुणसूत्र ऐसे बन गया, ये गुणसूत्र ऐसे हो गया, फिर ये गुणसूत्र यहाँ पर ऐसे जुड़ गया। अब देखिए पहले अवस्था में क्या होता है, प्रारंभिक जो अवस्था है इसको हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक पूर्वावस्था भी कहिए या प्रारंभिक अवस्था भी कहिए। तो इसमें जो आपको एक क्रोमोसोम की संख्या दिखाई दे रही है, एक धागे का जैसे दिखाई दे रही है और एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, यानी आपस में क्या है, जुड़ी। इसको हम स्पष्ट देख पाएंगे, नहीं देख सकते, इसको स्पष्ट हम नहीं देख पाएंगे। अगर सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जाए तभी स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि आपस में क्या रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन क्या आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तो दिखाई दे रहे हैं। अगर यदि रियलिटी देखा जाए तो क्या दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। अगर पूछेंगे यहाँ से जुड़ा है तो कहेंगे ना। तो इसीलिए कहा है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए आगे चल के वृद्धि क्या हो जाएगी, इसको समझिए। आगे चल के इनकी जो वृद्धि है कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, ठीक है ना। यह क्या है, जो ये पहला झिल्ली में युक्त है, ये क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी कुछ इस आकार की हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम की संख्या हमें दिखाई दे रही, ठीक है ना। ये पश्य पुरावस्था होगा, ये प्रारंभिक पुरावस्था है और ये पश्य पुरावस्था होगा, ठीक है ना। तो यह किताब में आप लोग को इमेज दिया गया दोस्तों। अगर ये समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर हम समझा देते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए।
तो ये प्रक्रिया इसमें होती है। तो जो क्रोमोसोम की संख्या होती है पहले स्टार्टिंग यहाँ से होता है प्रारंभिक अवस्था से, और इसके पश्य अवस्था जो होता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या बनती है, लेकिन ये किसमें धागे में बंधे हुए रहते हैं, जोड़े में ही रहते हैं, किंतु क्या किसमें बंधे रहते हैं, धागे में बंधे रहते हैं। जब अगला पड़ाव हम देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मध्य अवस्था जब देखेंगे तो इसके बारे में सारी कहानियां समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। पहला हम लोग समझ लिए, अब मध्य अवस्था के बारे में समझिए। मध्य अवस्था किस प्रकार का होता है। मध्य अवस्था की जो परिभाषाएं होंगी, पहले परिभाषा नोट कर लेते हैं। किताब में परिभाषा आपको दिया गया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। बस आते कुछ इंपॉर्टेंट जो है यही परिभाषा मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ और बाकी इमेज यहाँ पर बनाकर समझा दूंगा। बाकी किताब से भी आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा को नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। यह कोशिका यानी यह कोशिका विभाजन का दूसरा पड़ाव होता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन का दूसरा पड़ाव होता है, यानी ये दूसरा, इसको कहेंगे दूसरा स्टेप। कोशिका विभाजन में क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप होता है, ठीक है ना। इसमें जो गुणसूत्र बने होते हैं दो अर्धसूत्री बिंदु से क्या रहते हैं, बने हुए रहते हैं। इसमें जो गुणसूत्र बनते हैं वह गुणसूत्र दो बिंदुओं से क्या, दो अर्ध गुणसूत्री बिंदु से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, यानी उसी के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो मध्य अवस्था में गुणसूत्र संतति क्या होती है, अर्ध गुणसूत्र से बना होता है। मध्य अवस्था में, ठीक है ना, जो गुणसूत्र होते हैं वो अर्धसूत्री से क्या होते हैं, बने होते हैं। मध्य अवस्था में गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्रों से बने होते हैं। मध्य अवस्था में गुणसूत्रों से क्या होते हैं, बने होते हैं। इनकी जो गुणसूत्र की संख्या होती है अर्ध गुणसूत्रों से क्या होते हैं, एक अलग अलग गुणसूत्र से, वो द्विगुणित नहीं होते हैं, अलग अलग गुणसूत्रों से क्या होते हैं, ये बने होते हैं। उसी को कहा गया अर्ध गुणसूत्र से, आधा वाले गुण वाले से क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाएगा तो ये गुणसूत्र जो होते हैं एक केंद्रक द्रव्य से जुड़े हुए रहते हैं, और उसी में एक कैरियोन जो गुणसूत्र बिंदु जुड़े होते हैं उसमें जिसे काइनेक्टोर कहा जाता है, ठीक है ना। जो गुणसूत्र जिस बिंदु से जुड़े हुए रहते हैं उसको क्या कहते हैं, काइनेक्टोर के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र जिस बिंदु से जुड़े होते हैं उसे काइनेक्टोर, ठीक है ना। जिस बिंदु से जुड़े हुए रहते हैं उसे क्या कहते हैं, काइनेक्टोकोर कहते हैं। काइनेटकोर दोस्तों, काइनेटकोर, काइनेटकोर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, गुणसूत्र जिस बिंदु से जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, काइनेक्टोर के नाम से जानते हैं। ये कभी प्रश्न पूछता है गुणसूत्र किस बिंदु से जुड़े हुए रहते हैं, तो काइनेक्टोर के बिंदु से क्या होते हैं, गुणसूत्र जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये आपको दोस्तों याद रखना होगा, नहीं तो अगर याद नहीं तो यही प्रश्न आपको पूछता है, ठीक है ना। एक नंबर का यदि प्रश्न पूछ दे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। मध्य अवस्था का अर्थ होता है, यानी मध्य अवस्था का अर्थ क्या होता है, यानी बीच रेखे में क्या होना, गुणसूत्र मध्य रेखा पर क्या स्थित होना। गुणसूत्र को गुणसूत्रों का मध्य रेखा पर स्थित होना। जब भी इस मध्य अवस्था में गुणसूत्र आएंगे ना तो देखिएगा एकदम बीच वाले धागे पे क्या रहते हैं, वो आकर के इकट्ठे रहते हैं।
उसी को कहा जाता है मध्य अवस्था का वह रूप होता है। ठीक है ना। आइए अब इसको इमेज बनाकर समझते हैं। इतना डिफिनेशन काफी है, किताब में और भी लिख लीजिएगा। आइए इमेज बनाकर हम इसको समझते हैं। इसका इमेज दोस्तों हम यहाँ पर बना देते हैं, क्योंकि इसको अभी मिटाएंगे नहीं, अभी आप लोग को लिखना है। ठीक है ना। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम दो चीज बनाएंगे, दो इमेज। ठीक है ना। दो इमेज बना दी। ये आपका एक केंद्रक होगा, ठीक है ना, जहां पे जुड़ेगा, इस चीज को दर्शा रहा है। अब बीच में जो इसकी धागे होंगे, धागे संरचना क्या, क्रोमोसोम जुड़ा हुआ रहता है। ये मान लीजिए धागा हो गया, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या हो गई, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या, एक दूसरे धागे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना। इस तरह की क्रोमोसोम की संख्या होती है, वो क्या करती है, जो जिस वो कॉपी से जुड़े हुए रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काइनेक्टोकोर कहते हैं। ठीक है ना। जो गुणसूत्र, इसको हम क्या कहेंगे, इसको तंतु के नाम से जानते हैं, इसको तंतु के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और ये जो क्रोमोसोम के बीच में जो लगी जो कटिका होती है, इसके हम क्या कहते हैं, इसी वाले भाग को काइनेक्टोकोर कहते हैं। काइनेक्टोकोर कहते हैं उसी वाले भाग से धागा तंतु क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को पता हो गया पहले इमेज में। इसको हम कहते हैं आपको, ठीक है ना, मध्यावस्था की ओर परिवर्तन, यानी इसमें मध्य अवस्था की ओर परिवर्तन है। यहाँ से पहले इमेज में देखिएगा जो क्रोमोसोम अलग अलग हुए थे, वो क्रोमोसोम इस वाले इमेज में एक धागे से क्या बंधे हुए हैं और चारों तरफ बिखरे हुए हैं। एक धागे से बांधे हुए हैं जिसका तंतु नाम है, और वो चारों तरफ क्या है, बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब यही में दूसरा इमेज जो हम बनाएंगे दोस्तों, ये दूसरा इमेज बनाएंगे। इसमें देखिएगा जो परिवर्तन होगा, यह जो क्या होगा, सेम वही परिवर्तन होगा, लेकिन मध्य अवस्था का अर्थ क्या होता है, गुणसूत्रों को मध्य रेखा पर क्या होना, स्थित होना। तो इसमें जो गुणसूत्र होंगे, ठीक है ना, इसमें जो गुणसूत्र आएंगे वो किस में आकर के रिलीज होंगे, यानी किस में आकर बैठेंगे, यानी मध्य अवस्था पर आकर बैठेंगे। देखिएगा मध्य अवस्था पर आकर के बैठेंगे। इसमें क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम और इसमें क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को क्या कहें, बीच वाले धागे में क्या एक जगह आकर स्थिर हुए कि नहीं हुए, लेकिन ये जो संरचना है तंतु वाली, वो संरचना दोनों छोरों को क्या करके रखिए, जोड़ करके रखिए। ये चीज आप लोग को समझना सबसे जरूरी होगा दोस्तों, क्योंकि अगर यदि यह चीज आप नहीं समझेंगे तो फिर इसके बारे में आप लिख नहीं सकते हैं। ठीक है ना। यह जो छोर होता है धागे, जिसको तंतु कहते हैं, ठीक है ना, कनेक्टोर से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। क्रोमोसोम एकदम बीच वाले स्तर में आकर के वो स्थिर रहते हैं, इसी को मध्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। आई होप के पॉइंट्स क्लियर हो गया। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गया तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अपस्य अवस्था यानी एनाफेसिस के बारे में समझिए। ठीक है ना। इसका जो होगा, यह कोशिका विभाजन का तीसरा अवस्था होगा। यह कोशिका विभाजन कौन सा होगा, कोशिका विभाजन का तीसरा अवस्था है। ठीक है ना। इसमें क्या है, तीसरा अवस्था। प्रत्येक गुणसूत्र का इसमें क्या होता है, 7 अलग अलग होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होंगे, जो गुणसूत्र एक साथ बंधे हुए थे वो गुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग आपको दिखाई देंगे। आइए इमेज बना लेते हैं और इमेज के साथ समझते हैं। ये हम एक इमेज बना दिए। ठीक है ना। अब इसमें जो गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गुणसूत्र देखिए इस तरह का दिखाई देंगे। ये गुणसूत्र एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। एक दूसरे से गुणसूत्र क्या है, जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है ना। तो इसमें दूसरा जो पॉइंट होगा, गुणसूत्र इसमें क्या होंगे, यानी अलग होते हैं। ठीक है ना। गुणसूत्र दूसरे स्टेप में क्या गुणसूत्र अलग होता है। आप समझिएगा दोस्तों, यदि गुणसूत्र अलग नहीं होंगे तो अगले वाले संतति का निर्माण नहीं कर सकते, इसीलिए गुणसूत्र क्या होते हैं, इसमें अलग होते हैं। ठीक है ना। कोशिका विभाजन के बाद नए जो गुणसूत्र यानी संतति का निर्माण होता है, वह केंद्र का गुणसूत्र बनता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए
जो कोशिका विभाजन के बाद जो नया गुणसूत्र संतति होता है वो केंद्र का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो होगा, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के बाद जो नए संतति बनती है, कोशिका विभाजन के बाद नए संतति केंद्र का क्या करती है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक समझते हैं, तो केंद्र का गुणसूत्र बनता है। ठीक है ना। जो बीच में केंद्रक पाया जाता है उसका क्या बनेगा, गुणसूत्र बनता है। तो कोशिका विभाजन के बाद, यहाँ बात लगा दें, कोशिका विभाजन के बाद नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनता है। ठीक है ना। ये जो संतति है केंद्र का क्या बनेगा, एक गुणसूत्र बनेगा जो आगे चल के नया संतति का उत्पत्ति करेगा। ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट जब पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आप लोग देखिए और बताएं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें। बताइए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नहीं पता, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में नहीं पता। चलिए हम बता देते हैं। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं ना, इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, विखंडित होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, इसमें गुणसूत्र क्या होता है, विखंडित होते हैं। ठीक है ना। और विखंडित होकर क्या करें, एक अर्धसूत्र वाले गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। विखंडित होते हैं और विखंडित होने के बाद एक अर्ध सूत्र गुण वाले का अर्ध गुणसूत्र वाले का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। गुणसूत्र जो होता है खंडित होगा। ठीक है ना। यानी विखंडित होकर के एक अर्ध गुणसूत्र वाले का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, यानी नेक्स्ट संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों से क्या करते हैं, दूसरे की ओर जाने लगते हैं। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं इसमें क्या होंगे, गुणसूत्र, ये वाला गुणसूत्र होगा तो इसके तरफ गति करेगा और ये गुणसूत्र होगा तो इसके तरफ गति करेगा। तो गुणसूत्र विपरीत दिशा की ओर गति करने लगते हैं। गुणसूत्र विपरीत दिशा की ओर गति करने लगते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे। देखिए ये वाला जो गुणसूत्र होगा ना, ये इसके साथ मिलेगा और ये वाला जो गुणसूत्र होगा इसके साथ मिलेगा। इसी को कहा जाता है गुणसूत्र विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। आई होप कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब लास्ट वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अत्यंतावस्था। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, इसके बारे में आइए जानते हैं। अत्यंतावस्था क्या है, अत्यंतावस्था के बारे में समझिए। अत्यंतावस्था में यह प्रक्रिया होती है कि जब भी देखिएगा ये इतना तक जो क्रोमोसोम आप देखें या लास्ट में क्या होगा, अत्यंतावस्था में एक अलग अलग संगठन बनाते हैं। जैसे एक इमेज बना देते हैं, एक इमेज बना देते हैं और इसी इमेज के द्वारा हम क्या करेंगे, समझ लेंगे। अब इसमें जो बनेगा, ठीक है ना, इसमें जो बनेगा ये देखिए कुछ इस आकार का इमेज बन जाएगा। इसमें थोड़ा भी आपको दिखाई नहीं देगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, यानी पूरा लिक्विड से भर जाएगा। ये पूरा क्या हो गया, एकदम लिक्विड द्वारा इस भर जाएगा। यानी पूरे इसमें इतने कोशिका हो जाएंगे गुणसूत्र, इस चारों तरफ से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। एक अलग अलग संगठनों में आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसमें कोई भी गुणसूत्र आपको दिखाई नहीं देगा। इनका एक अलग अलग ग्रुप क्या होता है, बन जाता है।
ठीक है ना। अब इसमें बन जाएगा तो इसमें देखिएगा इसकी परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे। तो परिभाषा लिखने के लिए पहले इमेज हम बना देंगे, क्योंकि इमेज बना देंगे तो पहले समझ में आएगा। इसके पहले आप लोग चित्र देख, क्रोमोसोम क्या एक दूसरे के विपरीत मिलते थे। अब उसके बाद मिलने के बाद वो इस प्रकार क्रोमोसोम एक अलग संगठन बना दिए, और बनाने के बाद इसमें आप क्रोमोसोम को किताब में देखिएगा, वो क्रोमोसोम में आपको दिखाई नहीं देंगे, एकदम एकदम क्लीन वो चीज दिखाई देता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखिए इसमें पहला जो पॉइंट होगा, कोशिका विभाजन का चौथा अवस्था होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन का चौथा अवस्था होता है। कोशिका विभाजन का चौथा अवस्था होता है, यानी लास्ट अवस्था होता है। यहाँ से हमारे क्या होगी, एक कोशिका निर्माण करेगी और एक केंद्रक बनेगा, और केंद्रक से क्या होगा, शरीर का निर्माण होने लगेगा। यहाँ सब कोशिका हमारी वृद्धि करना चालू कर देगी, और ये हमारे शरीर में पड़ता है केंद्रक में, केंद्रक से क्या होगा, कोशिका बनना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें गुणसूत्र अपने अस्तित्व को क्या कहते हैं, खो देते हैं। इसमें जो गुणसूत्र होंगे, ठीक है ना, गुणसूत्र अपने अस्तित्व को क्या करते हैं, खो देते हैं। जैसे मानिए कि पहले गुणसूत्र इस तरह का बांधा हुआ था, लेकिन इस अस्तित्व को उसने क्या किया, पहले वाली स्थिति को अपने वो खो देने विलुप्त कर दिया। उस स्थिति को क्या किया, ये लोग अपने जितने गुणसूत्र हैं अपने स्थिति को क्या करते, खो देते हैं पहले वाली अवस्था में, ठीक है ना, मध्य अवस्था में, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये लास्ट वाला जो स्टेप में आते हैं तो इनकी जो पहले की संरचना होती है वो सब समाप्त हो जाती है, एक नया संरचना इनको मिलता है जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। वही कह रहा है कि इनकी जो गुणसूत्र अपने अस्तित्व क्या करते हैं, खो देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें, एक भी गुणसूत्र इसमें दिखाई नहीं देते हैं, एक भी गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। एक भी गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे इंटू का चिन्ह इसलिए लगाएं दोस्तों क्योंकि दिखाई नहीं देते, इसीलिए हम लगा दें इंटू का चिन्ह, ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब इसको और इसको लिखिए, द्रव के दोनों तरफ, इधर भी और इधर, द्रव के दोनों तरफ क्या होते हैं, एक एक समूह में दिखाई देंगे। दोनों तरफ एक एक समूह में दिखाई देते हैं। देखिएगा, इनका एक समूह ये हो गया और एक समूह ये वाला हो गया। द्रव के दोनों तरफ क्या एक एक समूह में दिखाई दे रहा है ना, इसी को कह रहा है कि द्रव के दोनों तरफ एक एक समूह में क्या कर रहे हैं, वो दिखाई देते हैं। तो आई होप कि यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यह आने के बाद इसमें और भी एक दो लाइन लिख सकते हैं, जैसे विशेषता जो है, विशेषता को भी हम इसमें क्या गुण है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुणसूत्र विपरीत धुनों की ओर क्या एक्टिव होने, अभी कुछ देर पहले बताया कि जो भी गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, और एक दूसरे विपरीत वाले गुणसूत्र के साथ क्या करते हैं, मिलने लगते हैं, ठीक है ना। और गुणसूत्र समूह के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली से क्या होते हैं, जुड़े हो रहते हैं। अब इसके चारों तरफ एक केंद्रक झिल्ली होता है, इसी केंद्रक झिल्ली से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। इसी को केंद्रक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर पॉइंट्स क्लियर हो गया तो बस आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे। फिर अब अगले वीडियो में इसका अगला टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इजाजत दीजिए।